हेलो फ्रेंड्स, मैं जया तिवारी आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CS24 एकेडमी में। आज हम क्लास 12th की समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 है हमारा समकालीन दक्षिण एशिया। चैप्टर नंबर 3 क्या है हमारा? समकालीन दक्षिण एशिया। और इसका आज हम पार्ट 1 करेंगे। अगर हम एक ही चैप्टर को एक वीडियो में ख़त्म करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और शायद आप लोग पूरी वीडियो देख भी ना पाओ, इसलिए हम इस वीडियो को 2 पार्ट में ख़त्म करेंगे। तो आज पार्ट 1 करेंगे चैप्टर नंबर 3 का और कल की क्लास में पार्ट 2 करके चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दक्षिण एशिया में मुख्य रूप से यह देश शामिल है। दक्षिण एशिया के अंदर कितने देश शामिल हैं? दक्षिण एशिया के अंदर 7 देश शामिल हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये 7 देश जो है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका, ये 7 देश जो है ये दक्षिण एशिया का हिस्सा है। ठीक है। और दक्षिण एशिया अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के लिए जाना जाता है। और जो है इनकी सामाजिक स्थिति अलग अलग होती है, राजनीतिक स्थिति और सांस्कृतिक, भाषाई विविधता, ये सभी चीज़ जो है इन सब की अलग अलग होती है। देखा जाए तो ये भाषा भी अलग अलग तरीक़ा से बोलते हैं। और बांग्लादेश के जो लोग हैं वो अपने देश की भाषा बोलते हैं, भारत के लोग अपने देश की। तो हर जगह की जो है भाषा अलग है, हर जगह की संस्कृति अलग है, हर जगह की सामाजिक स्थिति भी अलग अलग है। कभी कभी अफगानिस्तान और म्यांमार को इस क्षेत्र में शामिल किया जाता है, लेकिन चीन इसका हिस्सा नहीं माना जाता। अगर हम कभी कभी देखें तो अफगानिस्तान को भी दक्षिण एशिया का हिस्सा मान लेता है। किसका हिस्सा मान लेता है? दक्षिण एशिया का। दक्षिण एशिया का हिस्सा किसे मान लेता है? अफगानिस्तान और म्यांमार को भी जो है दक्षिण एशिया का हिस्सा मान लेता है। लेकिन जो चीन है वो दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता। दक्षिण एशिया भू राजनीतिक क्षेत्र है जहां देशों के हित आपस में जुड़े हुए हैं। ये भू राजनीतिक मतलब कि यहाँ की जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी चीज़ें जो है उसमें विभिन्नता है, लेकिन क्या है, ये अपने हित के लिए जो है आपस में सारे देश जुड़े रहते हैं। 20वीं सदी के अंत में जब भारत और पाकिस्तान परमाणु शक्ति बने तो पूरे विश्व का ध्यान इस क्षेत्र की तरफ आया। जब भारत और पाकिस्तान जो है 20वीं सदी में परमाणु शक्ति बने थे, इनके पास जो है अपनी परमाणु बम इन्होंने बनाया था, तो पूरे विश्व का जो ध्यान है, पूरे विश्व की जो नज़र है वो किन 2 देशों के बीच में थी? पाकिस्तान के और भारत के ऊपर सबकी नज़र गई थी कि इनके पास भी परमाणु शक्ति देश ये बन चुके हैं। दक्षिण एशिया के देशों के बीच अक्सर सीमा विवाद और नदी जल बंटवारा के मुद्दे बने रहते हैं। अगर देखा जाए तो दक्षिण एशिया के देश है, इसमें सीमा को लेकर विवाद रहता है और नदी के बंटवारे को लेकर भी विवाद बने रहता है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में नदी बंटवारा को लेकर, सिंधु नदी को लेकर विवाद रहता है, तो इसी तरीके से जो दक्षिण एशिया के जो देश है इसमें सीमा, एक दूसरे की जो सीमा है उसको लेकर विवाद बने रहता है। कोई कहता है ये राज्य हमारे क्षेत्र में, हमारे देश के अंदर आता है, तो कोई कहता है कि नदी के बंटवारे को लेकर बने रहता है। तो इनमें जो है ज़्यादातर विवाद अगर देखा जाए दक्षिण एशिया के बीच में तो सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बना रहता है। एक तो रहता है सीमा के ऊपर, दूसरा जो होता है नदी बंटवारे के ऊपर। इन देशों के बीच संबंध की स्थिति काफ़ी हद तक उनकी घरेलू राजनीति पर निर्भर रहती है। इन देशों के बीच में जो संबंध की जो स्थिति है वो किसके ऊपर निर्भर रहती है? घरेलू राजनीति के ऊपर निर्भर रहती है। अगला पॉइंट है हमारा राजनीतिक पृष्ठभूमि। दक्षिण एशिया में भारत और श्रीलंका में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारत के अंदर और श्रीलंका के अंदर, किसके अंदर? भारत और श्रीलंका में कैसी व्यवस्था है? श्रीलंका में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तांत्रिक व्यवस्था भारत और श्रीलंका के अंदर है। लोकतांत्रिक का मतलब ये होता है जहां लोगों के पास हक हो अपने, जैसे कि वोट देने का हक, अपने पसंद के नेता चुनने का हक, उनके पास अपने मौलिक अधिकार होता है, तो उसे क्या कहता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था कहता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में समय समय पर सत्ता परिवर्तन होते रहते हैं और वहाँ लोकतांत्रिक व सैनिक शासन दोनों रहे हैं। और जो पाकिस्तान है और जो बांग्लादेश है, समय समय पर सत्ता परिवर्तन होता रहता है। तो कभी कभी क्या होता है कि इनके देश में क्या होता है, लोकतांत्रिक शासन लग जाता है
और कभी कभी क्या होता है इनके देश में सैनिक शासन लग जाता है। लेकिन हमारे देश के अंदर अगर यहाँ पे देखा जाए, हमारे देश के अंदर और श्रीलंका में सिर्फ कौन सा शासन रहता है, लोकतांत्रिक ही शासन रहता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर और बांग्लादेश के अंदर, इन दो देशों में कौन सा शासन रहता है, कभी लोकतांत्रिक लग जाता है तो कभी कौन सा सैनिक शासन लग जाता है। शीत युद्ध के बाद, जब शीत युद्ध खत्म हो गया था, उसके बाद क्या था, पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकारें बनी थी। बेनजीर भुट्टो के टाइम पे और शरीफ दोनों के टाइम पे पाकिस्तान में कौन सी सरकार बनी थी, लोकतांत्रिक सरकार बनी थी। और कब बनी थी, जब शीत युद्ध खत्म हो गया था। जब शीत युद्ध खत्म हुआ था तो भुट्टो और शरीफ के टाइम पे लोकतांत्रिक सरकारें पाकिस्तान के अंदर बनी थी। लेकिन 1999 में पाकिस्तान में सैनिक शासन आ गया था। अब सैनिक शासन कब आया था, 1999 में आ गया था। कहाँ, पाकिस्तान के अंदर। पहले किस चीज की सरकार थी, पहले लोकतांत्रिक सरकार थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है सैनिक शासन लग गया था 1999 में। और 2008 से फिर लोकतांत्रिक शासन शुरू हो गया था। मतलब क्या था कि 1999 में पाकिस्तान में सैनिक शासन लग गया। और ये सैनिक शासन कब तक चला था, 2008 तक चला था। और 2008 में फिर क्या हुआ था, लोकतांत्रिक शासन लगा दिया गया था। नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र विद्यमान था। और नेपाल में क्या था, 2006 तक जो है राजतंत्र जो है विद्यमान था। राजतंत्र का मतलब क्या है, जहां पे राजा का शासन हो। राजतंत्र का क्या मतलब होता है, जहां पे राजा का शासन हो, जहां पे राजा का शासन है। किंतु 2008 में राजतंत्र समाप्त हो गया और नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। और ये शासन जो है 2006 में जो है राजतंत्र था, मतलब राजा का शासन था। किंतु 2008 में राजतंत्र पूरी तरीके से समाप्त हो गया। कहां पर समाप्त हो गया था, नेपाल के अंदर। और नेपाल में क्या लग गया था, लोकतांत्रिक गणराज्य जो है नेपाल बन गया था। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि भारत और श्रीलंका जो है वो लोकतांत्रिक है। वो कौन सा है, वो लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक, भारत और श्रीलंका लोकतांत्रिक है, ठीक है, लोकतांत्रिक है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या है, पाकिस्तान और बांग्लादेश लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो नेपाल में 2006 तक राजतंत्र था और उसके बाद क्या हुआ, राजतंत्र खत्म हो गया था 2008 में। 2008 के बाद क्या होता कि नेपाल जो है लोकतांत्रिक गणराज्य जो है बन गया था। भूटान में 2008 तक राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब आप जान ही गए होंगे, जहां पे राजा का शासन हो। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन, जहां पे राजा का शासन हो। किंतु यहाँ के राजा के नेतृत्व में भूटान बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा। लेकिन यहाँ पे राजतंत्र तो था, लेकिन राजा के ही नेतृत्व में, जो राजा थे उन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ, भूटान जो है बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा था। बांग्लादेश ने नागरिक और सैन्य दोनों शासन का अनुभव किया था। और बांग्लादेश ने क्या किया था, नागरिक का भी और सैन्य मतलब दोनों शासन का अनुभव किया था। यह शीत युद्ध के पश्चात युग में लोकतंत्र को बनाए रखने में सक्षम रहा। और जो बांग्लादेश था, इसमें क्या था, शीत युद्ध के बाद, जब शीत युद्ध खत्म हुआ उसके बाद भी क्या था, लोकतंत्र को बनाए रखने में सक्षम रहा। वहीं अगर बात करें मालदीव की, तो इसने क्या किया था, 1968 में जो है राजतंत्र था। और 1968 में ही राजतंत्र खत्म होकर क्या हो गया था, गणतंत्र की वापसी हुई थी। तो मालदीव में 1968 तक राजतंत्र था, मतलब राजा का शासन था। और उसके बाद 1968 में राजतंत्र खत्म हो गया और किसकी वापसी हुई थी, गणतंत्र की वापसी हुई थी। वर्ष 1905 के जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में मतदान किया था। और 2005 में क्या था, मालदीव के अंदर क्या था, संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में मतदान किया था।
मालदीवियन डेमोक्रेसी पार्टी को का देश के राजनीतिक मामलों में दबदबा रहा, जिसने वर्ष 2018 में हुए चुनावों में जीत हासिल करी थी। और इसके अंदर क्या था, मालदीव के अंदर कि संसद ने 2005 के संसद में बहुदलीय प्रणाली को अपना लिया गया था। और उसके बाद क्या था, जो ये डेमोक्रेसी पार्टी है, मालदीवियन डेमोक्रेसी पार्टी, इसका राजनीतिक मामलों में दबदबा था और इसने 2018 के अंदर जो है चुनाव जीत की हासिल करी थी और इसकी सरकार मालदीव के अंदर बनी थी। दक्षिण एशिया में लोकतांत्रिकरण। विभिन्न लोकतांत्रिक अनुभवों के बावजूद दक्षिण एशिया देशों के लोगों में लोकतंत्र के प्रति सकारात्मक भाव है। और यहाँ पे क्या है कि जो है विभिन्न लोकतांत्रिक अनुभव के बाद भी जो दक्षिण एशिया के जो देश है उसमें क्या है, लोकतंत्र के प्रति जो है सकारात्मक भाव है, मतलब कि अच्छा भाव दक्षिण एशिया के देशों में देखा जाता है। किसके लिए देखा जाता है, लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र मतलब जहां लोगों का शासन हो, जहां लोग अपने पसंद के नेता को चुन सकते हैं, जहां उनके पास उनके मौलिक अधिकार होते हैं। तो पता चल गया आपको कि दक्षिण एशिया के जो लोग हैं वो अपने लोकतंत्र के प्रति अपने मन के अंदर अच्छा भाव रखते हैं। इस क्षेत्र में 5 बड़े देशों का सर्वेक्षण के अनुसार विभिन्न धर्मों में सामान्य नागरिक, अमीर और गरीब लोकतंत्र की अवधारणा को अपनाते हैं और प्रतिनिधित्वमूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि तो इसमें देखा जाएगा कि जो 5 बड़े देश हैं, जो 5 बड़े देश हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नागरिक, अमीर और गरीब लोकतंत्र की अवधारणा को अपनाते हैं। जो 5 बड़े देश देखा जाए जो दक्षिण एशिया के हैं, जो दक्षिण एशिया के 5 बड़े देश हैं उसमें क्या है कि वो नागरिक, अमीर, गरीब लोकतंत्र की अवधारणा को अपना रहे हैं और क्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन कर रहे हैं। वे किसी भी अन्य प्रकार के शासन की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं। और जो ये 5 बड़े देश है दक्षिण एशिया के, ये क्या कर रहे हैं, किसी भी कोई भी देश देख लो, राजतंत्र देख लो, सैन्य शासन देख लो, इन सब को छोड़ के वो किस चीज को पसंद करते हैं, 5 बड़े देश लोकतंत्र को पसंद करते हैं। और ऐसा मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए सरकार सबसे उपयुक्त है। जो दक्षिण एशिया के 5 बड़े देश है वो सैन्य शासन को छोड़ के और राजतंत्र को छोड़ के, सब चीज़ों को छोड़ के वो किसको पसंद करते हैं, लोकतंत्र को पसंद करते हैं। और वो ऐसा मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के सरकार के लिए सबसे उपयुक्त है, कि मतलब वो अपने पसंद का नेता चुन सके, उनके पास अपने लोगों मौलिक अधिकार है। तो वो इसी वजह से लोकतंत्र को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं दक्षिण एशिया के 5 बड़े देश। अब अगला टॉपिक है हमारा पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। अगला टॉपिक क्या है हमारा, पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। पाकिस्तान में जनरल अयूब खान ने पहला संविधान बनने के बाद ही शासन की बागडोर संभाली थी। और जब पाकिस्तान का जब संविधान बना था तो ये अयूब खान जो अयूब खान है, इन्होंने क्या करा था, संविधान बनने के बाद शासन की बागडोर जो है संभाली थी तथा शीघ्र ही स्वयं को निर्वाचित कर लिया। किंतु कुछ समय पश्चात जनता के विरोध के कारण उन्हें पद से हटा दिया गया था। जब पाकिस्तान का संविधान बना था तो जो अयूब खान थे इन्होंने खुद ही को निर्वाचित कर लिया था और जो पाकिस्तान की बागडोर थी उसे अपने हाथ में ले ली थी। लेकिन जनता ने क्या करा, कुछ समय के बाद जनता ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। शायद जनता, जो वहाँ की जनता थी, उनको इनका शासनकाल पसंद नहीं आया, तो इसी वजह से पाकिस्तान की जनता ने अयूब खान का विरोध करना शुरू कर दिया था और उन्हें क्या किया था, पद से हटा दिया गया था। इसके पश्चात सैनिक शासन के रूप में जनरल याहिया खान ने शासन संभाला। किंतु उनके शासनकाल में वर्ष 1971 में बांग्लादेश संकट का दौर शुरू हुआ। अब इसके बाद क्या था कि जब अयूब खान जो है पद से हट गए तो उसके बाद कौन बना था, उसके बाद याहिया खान जो है उन्होंने शासन को संभाला था। पहले अयूब खान थे, उसके शासन के बागडोर संभाले थे, फिर जनता के विरोध के कारण उनको हटा दिया गया। जब वो हटे वहां से तब कौन बना शासन के बागडोर, कौन संभालने लगा, याहिया खान संभालने लगा। किंतु इनके शासन काल में वर्ष 1971 में बांग्लादेश संकट का
बांग्लादेश संकट का दौरान हुआ। भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान पराजित हुई। और इसके बाद क्या हुआ कि 1971 में बांग्लादेश संकट का दौर शुरू हो गया और क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और पाकिस्तान जो है इसमें हार गया तथा पूर्वी पाकिस्तान से आधिपत्य से मुक्त होकर बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र संप्रभुत्व राष्ट्र उभरा था। अब इसमें क्या था कि जब अयूब खान हटा दिए गए थे उसके बाद कौन चुना गया था, याहिया खान देश की बागडोर संभालने लग गए थे पाकिस्तान की। लेकिन उसी समय क्या हुआ था कि पाकिस्तान में बांग्लादेश का संकट का दौर शुरू हुआ। बांग्लादेश अपने लिए एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे, तो इसी वजह से क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया और उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान हार गया था। और जब पाकिस्तान हार गया तो एक बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बन गया था। यहाँ पे ना एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र जो है बांग्लादेश बन। इस घटना के पश्चात 1971 से और 1977 तक निर्वाचित सरकार के रूप में जुल्फ अली भुट्टो ने शासन किया। अब यहाँ पे क्या था कि इस घटना के बाद क्या होता, 1971 से लेकर 1977 तक भुट्टो ने जो है वो शासन किया था। लेकिन 1977 में ये हुआ कि जिया उल हक ने सरकार को गिरा दिया और पाकिस्तान में सैनिक शासन लागू हो गया था। जुल्फ अली खान जो है 6 साल तक वो शासन में रही और उसके बाद क्या हुआ था कि 1977 में जिया उल हक ने सरकार को गिरा दिया और पाकिस्तान में क्या हुआ था, सैनिक शासन लागू हो गया था। वर्ष 1982 के पश्चात जिया उल हक को सरकार विरोधी व लोकतांत्रिक आंदोलन का सामना करना पड़ा। अब 1982 में क्या था कि जिया उल हक को क्या हुआ था कि सरकार विरोधी, मतलब सरकार ने भी इसका विरोध किया था और लोकतंत्र के जो समर्थक थे उन्होंने इनका आंदोलन किया था इनके लिए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि 1988 में बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी थी। मतलब जिया उल हक को जो है वो पद से हटा दिया गया था और 1988 में बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी थी। पाकिस्तान की राजनीति में बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के आपसी प्रतिस्पर्धा के आसपास केंद्रित रही, जो वर्ष 1999 तक बनी रही थी। अब यहाँ पे क्या था कि इसके बीच में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के आपस में क्या थी, प्रतिस्पर्धा थी कि किसकी सरकार इसमें बनेगी और लास्ट में क्या हुआ, 1999 तक इसकी सरकार, भुट्टो की सरकार बनी रही। वर्ष 1999 में पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ। जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में सेना ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पद से हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। अब इसमें क्या था कि 1999 में पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ। पाकिस्तान में क्या हुआ, सत्ता का परिवर्तन हुआ। जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में सेना ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पद से हटा दिया था और पद पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने स्वयं को 2001 में राष्ट्रपति निर्वाचित कर लिया और परवेज मुशर्रफ ने क्या किया था, 2001 में खुद से ही अपने आप को राष्ट्रपति निर्वाचित कर लिया। वर्ष 2008 से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार कार्य कर रही है और उसके बाद क्या हुआ, 2008 से लेकर अभी तक जो है पाकिस्तान के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार चुनी जाती है वही सरकार काम कर रही है। स्थिर लोकतंत्र के निर्माण में पाकिस्तान की विफलता के लिए उत्तरदायी कारक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो पाकिस्तान में जो विफलता के जो कारण है उसके बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तान में सेना, धर्मगुरु, भूस्वामी और अभिजात वर्ग का प्रभावशाली वर्चस्व है। अब पाकिस्तान के अंदर क्या है, सेना का, धर्मगुरु का, भूस्वामी का जो है और अभिजात वर्ग का जो है प्रभावशाली वर्चस्व है। मतलब इन्हीं का जो है वर्चस्व है, मतलब इन्हीं का ही वहां पे ज्यादा बोलबाला है, जिन्होंने कई बार निर्वाचित सरकार गिराने और सैन्य शासन स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इन्हीं सब की वजह से, सेना की वजह से, धर्मगुरु की वजह से, भूस्वामी की वजह से,
भूस्वामी की वजह से, अभिजात वर्ग की वजह से जो है, अभिजात वर्ग की वजह से यहाँ पे सरकार को गिराने और सैनिक शासन स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है इन्होंने, इन सब ने, जिसका परिणाम सैनिक समर्थन समूह का अधिक मजबूत होना भी है। और इसी वजह से क्या है, इसका परिणाम क्या है कि सैनिक समर्थक समूह जो है और ज़्यादा मजबूत हुआ है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने में अंतर्राष्ट्रीय सहायता न मिलना भी पाकिस्तान में लोकतंत्र अस्थायी होने का प्रमुख कारण है, जिसे सैन्य शासन को बढ़ावा मिला है। अब यहाँ पे क्या है कि लोकतंत्र स्थापित करने में अंतर्राष्ट्रीय सहायता पाकिस्तान को नहीं मिली है, और इसी वजह से क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जो सैनिक शासन है उनको बढ़ावा दिया गया है। अमेरिका तथा पश्चिम देशों द्वारा अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु पाकिस्तान में सैन्य शासन को प्रोत्साहन भी दिया गया है। और अमेरिका के अंदर और जो पश्चिमी देश है इनमें क्या है, अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए, मतलब अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए पाकिस्तान में सैनिक शासन को प्रोत्साहित किया जाता रहा है। ये विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद से चिंतित रहे हैं, और ये लोग क्या है, जो पूरे देश में आतंकवाद है उसको लेकर ये लोग चिंतित रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का भय रहता है कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार पर आतंकवादी अधिकार ना हो जाए। और अमेरिका और दक्षिण जो पश्चिमी देश है इन लोगों को क्या लगता है कि जो पाकिस्तान के ऊपर परमाणु बम है जो पाकिस्तान के पास, उस पर क्या है कि कभी ऐसा ना हो कि जो आतंकवादी है वो अपना अधिकार कर ले। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए। मैं एक बार आपको ये चीज़ दोबारा समझा दे रही हूँ कि अमेरिका और दक्षिण जो पश्चिम देश हैं, अमेरिका और जो पश्चिम देश है वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सैनिक शासन बना रहे। यह विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद है, और जो आतंकवाद है पाकिस्तान का वो वैसे भी पूरे देश के ऊपर फैला हुआ है इस्लामिक आतंकवाद, क्योंकि उन्हें इस बात का भय रहता है, जो अमेरिका और जो पश्चिम देश है उनको इस बात का भय रहता है कि जो पाकिस्तान के पास अपना परमाणु हथियार है वो ऐसा ना हो कि कुछ टाइम में आतंकवादी उसके ऊपर कब्जा कर ले और किसी देश के ऊपर गिरा दे। तो इस बात का भय हमेशा अमेरिका और पश्चिम देशों को लगा रहता है। अब अगला हमारा है बांग्लादेश में लोकतंत्र। अगला टॉपिक क्या है हमारा, बांग्लादेश में लोकतंत्र। अंग्रेजी शासन काल के समय बांग्ला और असम में विभाजित हिस्से से निर्मित पूर्व पाकिस्तान, वर्तमान बांग्लादेश, वर्ष 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का ही अंग था। जो बंगाल था और जो असम था ये किसका अंग था, 1947 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान का ही अंग था, मतलब पाकिस्तान के अंदर ही था। बांग्लादेशी लोग अपने पश्चिमी पाकिस्तान के अधिकार व उर्दू भाषा थोपे जाने और बंगाली सांस्कृतिक व भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ थे। अब जो बांग्लादेशी लोग थे वो पश्चिमी पाकिस्तान के जो लोग थे वो क्या करते थे, जबरदस्ती जो है वो बांग्लादेश के लोगों के ऊपर उर्दू भाषा जो है वो थोपते थे कि मतलब तुम्हें भी उर्दू भाषा पढ़नी पड़ेगी। कौन कहता था, पाकिस्तान कहते थे। मतलब वो चाहते थे कि जो बंगाली लोग हैं वो भी उर्दू भाषा को अपनाए हमारी तरह, और बंगाली जो है संस्कृति व भाषा के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, और जो बंगाली की जो अपनी संस्कृति थी, जो अपना सब कुछ था उसके साथ क्या था, उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। इस क्षेत्र की जनता, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो बांग्लादेश था वो पहले पाकिस्तान के अंदर ही था, और बांग्लादेश के जो लोग थे उन्होंने इसके लिए जो है आंदोलन वगैरह किया था, और इसके बाद क्या हुआ था कि जो बांग्लादेश था वो पाकिस्तान से अलग हो गया था। और इसके ऊपर जो हमारी पिछली क्लास थी शायद, उसके ऊपर मैंने पूरा विस्तार में बांग्लादेश के बारे में पढ़ा रखा है। बांग्लादेशी लोग अपने पश्चिमी पाकिस्तान के अधिकार, जो मुसलमान थे वो चाहते थे जो बंगाली लोग हैं वो भी उर्दू भाषा बोले, और उनकी संस्कृति, जो बंगाली लोगों की संस्कृति थी, भाषा थे, उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। इस क्षेत्र की जनता ने राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी और प्रशासन में अपने निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मांग उठाई थी, और जो यहाँ की जो जनता थी
वो राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी, मतलब वो चाहती थी कि राजनीतिक सत्ता और प्रशासन में उन्हें हिस्सेदारी मिले और अपने निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मांग उठाई थी। और क्या उठाई थी कि हमारे जो निर्वाचित प्रतिनिधित्व है उनको सरकार बनाई दी जाए। इन सभी कारणों से वहां के लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता हेतु पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में जन संघर्ष करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पे क्या था, जो बांग्लादेश की जनता थी उन्होंने क्या करा था, राजनीति में हिस्सेदारी और प्रशासन में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मांग की थी कि मतलब राजनीति में हमें हिस्सा दिया जाए और प्रशासन में जो लोग चुने जा रहे हैं वो हमारी तरफ से चुने जाए, बंगाली लोग चुने जाए। इन सभी कारणों से पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता हेतु पश्चिमी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में जन संघर्ष शुरू हो गया था। जो बंगाली लोग थे उन्होंने क्या करा था, उन्होंने जो पाकिस्तान के शेख मुजीबुर थे उनके खिलाफ संघर्ष करना, जन आंदोलन करना शुरू कर दिया था। इस क्षेत्र की जनता ने राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी और प्रशासन में अपने निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मांग उठाई और इन सभी कारणों, हाँ ये लाइन तो हो गई है कंप्लीट इसको। वर्ष 1970 में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली आगामी लीग को पूर्वी पाकिस्तान की इन सभी सीटों से विजय मिली। और उसके बाद क्या था, 1970 में जो है शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आवामी लीग को पूर्वी पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान था कि पूर्वी पाकिस्तान के सभी सीटों से क्या मिली थी, विजय मिली थी। मतलब जो मुजीबुर रहमान थे उनकी सरकार जो है वो चुनाव में जीत गई। किंतु सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान का वर्चस्व होने के कारण शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। और यहाँ पे क्या था, सरकार पर जो है पश्चिमी पाकिस्तान का वर्चस्व होने के कारण शेख मुजीबुर रहमान को चुनाव में जीतने के बाद भी क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। बंगाली जनता ने आंदोलन को पाकिस्तानी सेना जनरल याहिया खान के सेना शासन के याहिया खान ने सैनिक शासन के अधीन थी, ने इसे दबाने का प्रयास किया था। अब जो बंगाली लोग थे वो जो आंदोलन कर रहे थे उसमें क्या था, जो जनरल याहिया खान थे उन्होंने इस आंदोलन को दबाने की कोशिश करी थी कि बंगाली लोग जो है आंदोलन ना करें। इस कारण पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग पलायन कर भारत आ गए। और इसके बाद क्या था कि जो बंगाली लोग थे वो पाकिस्तान छोड़ के भारत के पास आ गए। कम से कम लाखों लोग जो है पाकिस्तान से भारत के अंदर आए थे, बंगाली लोग। इन सभी शरणार्थियों को संभालना भारत के लिए एक बड़ी समस्या थी। और जो ये शरणार्थी पाकिस्तान छोड़ के आए थे भारत के अंदर आंदोलन के समय पर, उन्हें भारत को संभालने में बहुत ज़्यादा भारत को संभालने में एक समस्या का सामना करना पड़ा। क्योंकि अब जब पाकिस्तान से भारत में जो शरणार्थी आएंगे उन्हें कहीं बसाना पड़ेगा, उनके खाने पीने, शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, हर चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। तो ये क्या था, ये भारत के लिए एक बड़ी समस्या थी। जो लाखों लोग पाकिस्तान से भारत आ गए थे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जो बंगाली लोग थे वो अपने लिए एक अलग राष्ट्र चाहते थे और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन कर दिया था। याहिया खान ने इन लोगों को दबाने का प्रयास करा था, लेकिन ये लोग दबे नहीं। और जो पूर्वी पाकिस्तान के खिलाफ जो लोग थे वो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आ गए और भारत के सामने एक चुनौती हो गई कि इन लोगों को, इन शरणार्थियों को कहाँ बसाया जाए। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की मांग का समर्थन किया और जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे भारत ने उनका क्या करा था, समर्थन करा था। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का भारत ने समर्थन किया था तथा उन्हें सैन्य एवं वित्त सहायता प्रदान की थी। और उनको क्या किया था, उन्हें सैन्य और वित्त दोनों सहायता प्रदान की थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। और इसी वजह से क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। क्यों युद्ध हुआ था, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का भारत ने समर्थन किया था, उन्हें सैन्य और वित्त सहायता दी थी और इसी वजह से 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया था। युद्ध का अंत पाकिस्तान की सेना के पूर्वी पाकिस्तान में आत्मसमर्पण के साथ हुआ, जिससे बांग्लादेश के रूप में एक नया राष्ट्र बना था। और इसके बाद क्या हुआ था, जो पाकिस्तान की जो सेना थी उन्होंने हार मान लिया था। मतलब पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण भारत के सामने कर दिया था और बांग्लादेश के रूप में एक अलग राष्ट्र बना था। यहाँ पे मैं आपको बांग्लादेश की शॉर्ट में एक स्टोरी बता देती हूँ, क्योंकि
इस तरीके से शायद आपको सही से समझ में ना आया हो, इसलिए मैं स्टोरी बता देती हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर जो बंगाली लोग थे उनके साथ क्या हो रहा था, उनके ऊपर ज़बरदस्ती उर्दू भाषा थोपी जा रही थी, उनकी भाषा को, उनकी संस्कृति को, हर चीज़ को दबाया जा रहा था, जिसकी वजह से क्या था, वहाँ के जो बंगाली लोग थे वो इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और उन्होंने एक आंदोलन कर दिया था। आंदोलन को दबाने का काम याहिया खान ने किया था और उसके बाद इसी आंदोलन के बीच में जो बंगाली लोग थे वो पाकिस्तान छोड़ के भारत के अंदर शरणार्थी बन के आ गए थे और इसी वजह से क्या हुआ था 1971 में, इसी वजह से क्या हुआ था कि जो ये पूर्वी पाकिस्तान के लोग भारत में आए थे, इनका क्या हुआ था, भारत ने समर्थन करा था, इन्हें वित्त और सैन्य सहायता भी दी थी और लास्ट में क्या हुआ था 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया था। युद्ध का अंत पाकिस्तान की सेना में पूर्वी पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया और युद्ध का अंत कैसे हुआ कि जो पाकिस्तानी सेना थी उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था और बांग्लादेश के रूप में एक नया राष्ट्र बन गया था। अब मेरे हिसाब से आपको बांग्लादेश की स्टोरी पूरी तरीके से समझ में आ चुकी होगी, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश ने अपने संविधान का निर्माण किया और उसके बाद क्या था, जो बांग्लादेशी लोग थे उन्होंने अपने संविधान का निर्माण किया, क्योंकि जब एक अलग राष्ट्र बन गया था बांग्लादेश तो उसके बाद संविधान भी बनना ज़रूरी था, तो संविधान का निर्माण किया गया था तथा स्वयं को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व समाजवादी राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाता। और उसके बाद क्या था, जो बांग्लादेशी लोग थे उन्होंने खुद को ही धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी राष्ट्र के रूप में खुद को ही घोषित कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश के अतिरिक्त संघर्ष। अगला टॉपिक क्या है कि बांग्लादेश के अतिरिक्त संघर्ष। शेख मुजीबुर रहमान ने 1975 में संविधान में संशोधन कराया और देश में संसदीय शासन प्रणाली स्थान पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाए तथा अपनी पार्टी अवामी लीग के अतिरिक्त सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया था। अब जो यहाँ के जो ये थे मुजीबुर रहमान, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने संविधान के अंदर जो है क्या किया था, संसदीय प्रणाली को जो है लाए थे और उसके बाद क्या था, इन्होंने अवामी लीग मतलब अपनी पार्टी को छोड़ के सभी पार्टियों को जो है वो समाप्त कर दिया था। किसने समाप्त कर दिया था, मुजीबुर रहमान ने समाप्त कर दिया था, जो तानाशाही प्रवृत्ति का मुख्य कारण बना। और इसी वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर तानाशाह जो है वो चल गया, क्योंकि जो मुजीबुर रहमान थे उन्होंने संविधान के अंदर ही संशोधन करा दिया और संशोधन कराने के बाद अपनी पार्टी छोड़कर सभी पार्टियों को जो है वो समाप्त कर दिया था। अब जब सिर्फ मुजीबुर रहमान की ही पार्टी पूरे देश पाकिस्तान में रह गई तो मुजीबुर रहमान ने क्या करा, मुजीबुर रहमान ने तानाशाह शुरू कर दिया था। वर्ष 1975 में सेना ने शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ विद्रोह किया और इसके बाद क्या हुआ था, 1975 के अंदर जो सेना थी उन्होंने इनके मुजीबुर रहमान के तानाशाह से तंग आकर क्या किया था, इनके खिलाफ विद्रोह किया था। इस विद्रोह से शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी और इसके बाद क्या हुआ था, जो शेख मुजीबुर रहमान थे जिन्होंने संविधान में संशोधन कराया, सारी राजनीतिक पार्टियों को हटा दिया, फिर सेना ने इनके खिलाफ संघर्ष किया और इनके खिलाफ आंदोलन शुरू करा, विद्रोह शुरू करा और लास्ट में क्या हुआ, शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। इस घटना के पश्चात जिया उर रहमान बांग्लादेश के नए सैन्य शासक बने और इसके बाद क्या हुआ, मुजीबुर रहमान की जो है वो हत्या कर दी गई और हत्या कर देने के बाद पाकिस्तान के जो है वो बांग्लादेश के नए शासक, सॉरी गलती हो गई, बांग्लादेश के जो नए शासक थे कौन बना, जिया उर रहमान जो है बांग्लादेश के नए शासक बने। इस सैन्य शासक ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी का गठन किया और इसके बाद क्या हुआ था, जो नए शासक बने थे जिया उर रहमान, इन्होंने क्या करा, बांग्लादेश के अंदर नई नेशनल पार्टी का गठन किया तथा वर्ष 1979 में हुए चुनाव में यह पार्टी विजयी रही और उसके बाद क्या हुआ, 1979 के अंदर जो इन्होंने नेशनल पार्टी का गठन किया था 1979 के चुनाव में यह पार्टी जीत गई, मतलब जिया उर रहमान की जो पार्टी थी वो जीत गई। जिया उर रहमान की हत्या के पश्चात अब जिया उर रहमान जो थे, जो जिया उर रहमान उनके कौन था, ये मुजीबुर रहमान की हत्या हुई, मुजीबुर रहमान के बाद में जो है जिया उर रहमान जो है बांग्लादेश के नए शासक बने। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एक पार्टी बनाई, नेशनल पार्टी बनाई और
1979 के चुनाव में जो है ये नेशनल पार्टी जीती, मतलब जियाउर रहमान की जो पार्टी थी वो जीत गई। लेकिन उसके बाद जियाउर रहमान की हत्या के पश्चात, अब जो जियाउर रहमान थे, मुजबिर रहमान की हत्या हुई, मुजबिर रहमान के बाद जो थे जियाउर रहमान, उनकी भी हत्या हुई। और उसके बाद क्या हुआ, जियाउर रहमान के पश्चात जनरल HM इरशाद ने नया सैन्य शासक के रूप में सत्ता को संभाला। अब जो बंगाल की जो सत्ता थी इन दोनों शासक की, जियाउर रहमान और मुजबिर रहमान, दोनों की हत्या के बाद कौन था, HM इरशाद ने जो है नया सैन्य शासक को जो है नए सैन्य शासक बने और इन्होंने क्या करा, बंगाल की जो है वो सत्ता को संभाला। जनरल इरशाद 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए और जो इरशाद थे, जो तीसरे नए शासक बने थे बंगाल के, वो 5 साल के लिए निर्वाचित हुए थे। किंतु लोकतांत्रिक समर्थक लोगों के विरोध प्रदर्शन के कारण जनरल इरशाद को सीमित पैमाने पर राजनीतिक गतिविधि की अनुमति देने के लिए मजबूर करना पड़ा और बड़े पैमाने पर जनता के विरोध के कारण 1990 में राष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया। और उसके बाद क्या था कि जो जनरल इरशाद जो है 5 साल के लिए निर्वाचित हुए थे, लेकिन लोकतंत्र का जो लोग समर्थन कर रहे थे उन्होंने इनके खिलाफ क्या करा, उन्होंने इनके खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया और 1990 में क्या हुआ, इरशाद को जो है पद से हटा दिया गया। 1991 में हुए चुनाव के पश्चात बांग्लादेश अब तक बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई है। और उसके बाद 1991 से लेकर अभी तक बांग्लादेश के अंदर कैसी है, बहुदलीय चुनाव की जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई है। यहाँ पे आप लोग समझ गए कि जो मुजबिर रहमान और कौन था मुजबिर रहमान, मैं तो उसका नाम भी बार बार भूल जाती हूँ, जो मुजबिर रहमान थे और जियाउर रहमान थे, इन दोनों की हत्या हुई। इन दोनों की हत्या हो जाने के बाद तीसरी पार्टी कौन सी बनी थी, इरशाद की जो है नई तीसरी पार्टी बनी थी। लेकिन जो लोकतंत्र का समर्थन कर रहे थे लोग, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने HM इरशाद का जो है वो विरोध करना शुरू कर दिया और 1990 में जो है इन्हें राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। 1991 से लेकर अभी तक बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित जो है सरकार चल रही है। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। नेपाल पूर्व में एक हिंदू राज्य था। नेपाल जो है पूर्व में पहले कैसा राज्य था, एक हिंदू राष्ट्र था। आधुनिक काल में कई वर्ष तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा। और उसके बाद क्या था कि पहले जो है क्या था, ये एक हिंदू राज्य था नेपाल, और उसके बाद क्या था, ये काफी लंबे समय तक जो है वो राजतंत्र रहा। राजतंत्र मतलब कि वहाँ पे जो है राजा का शासन था। किंतु नेपाल में लोकतंत्र की राह अवरुद्ध रही, मतलब कि वहाँ पे जो है रुकावट बनी रही, क्योंकि राजा की सेना की सहायता से शासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर रखा था। और उसके बाद जो वहाँ के राजा थे उन्होंने सेना की सहायता से नेपाल के अंदर पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले रखा था। नेपाल में जनता और राजनीतिक पार्टी समय समय पर अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी शासन हेतु आवाज उठाती रही। और जो वहाँ पे जो राजनीतिक पार्टियां थी वो राजा के खिलाफ, जो राजनीतिक पार्टियां थी और जो जनता थी वो दोनों जो है राजा के खिलाफ आवाज उठाती रही तथा समय अनुसार आंदोलन भी करती रही और समय समय पर वहाँ के राजा के खिलाफ आंदोलन करती रही। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो नेपाल है, यहाँ पे किसका शासन था, राजतंत्र था, मतलब कि राजा का शासन था। और राजा ने सेना की सहायता से पूरे जो है राज्य के ऊपर क्या कर रखा था, अपना नियंत्रण कर रखा था। और इससे जनता और राजनीतिक पार्टियां खुश नहीं थी। इसी वजह से समय समय पर क्या हो रहा था, यहाँ पे समय समय पर आंदोलन होता था और राजा के खिलाफ आवाज उठाई जाती थी। वर्ष 1990 में प्रभावशाली लोकतांत्रिक आंदोलन के प्रभाव स्वरूप लोकतांत्रिक संविधान की मांग स्वीकार करी गई। और जो बार बार जनता और जो राजनीतिक पार्टियां थी वो नेपाल में राजतंत्र के खिलाफ आवाज उठा रही थी। तो 1990 में क्या हुआ, 1990 में लोकतंत्र की मांग को स्वीकार कर लिया गया। लोग और राजनीतिक पार्टियां चाहती थी कि राजतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो जाए, क्योंकि राजा सेना के माध्यम से लोगों के ऊपर शासन कर रही थी और लोग इससे नाखुश थे नेपाल के अंदर। तो इसके बाद क्या हुआ था कि 1990 में लोकतंत्र आंदोलन शुरू हुआ और
इनकी जो है लोकतंत्र की मांग को स्वीकार कर लिया गया, किंतु इससे लोकतांत्रिक सरकार का कार्यकाल छोटा और परेशानी भरा रहा। अब जो लोकतंत्र की जो मांग थी उसको स्वीकार कर लिया गया, लेकिन जो लोकतंत्र सरकार की जो कार्यकाल था वो छोटा था और परेशानी भरा था। 1990 के दशक में माओवादी नेपाल के कई हिस्सों में अपना प्रभाव जमाने में सफल हो गए। अब 1990 के अंदर क्या था, जो माओवादी थे वो नेपाल के कई सारे हिस्सों के अंदर क्या था, अपना प्रभाव जमाने में सफल हो गए। मतलब माओवादियों ने कई सारे राज्य जो है, कई सारे हिस्से में जो है नेपाल के अंदर अपना प्रभाव जमा लिया था, जहाँ पे उन्हीं का शासन चल रहा था। माओवादियों का उद्देश्य राजा संसदीय व्यवस्था का विरोध करना था, और जो माओवादी थे उनका क्या काम था, उनका काम था राजा का और संसदीय व्यवस्था का विरोध करना था, जिसके कारण सेना और माओवादी गोरिल्ला के माध्यम से हिंसक संघर्ष आरंभ हो गया। और इसके बाद क्या था, सेना के और माओवादी गोरिल्ला के माध्यम से, मतलब इन दोनों के माध्यम से, सेना और माओवादी जो गोरिल्ला थे इनके माध्यम से क्या हुआ, हिंसक संघर्ष आरंभ हो गया, तथा कुछ समय के लिए राजा की सेना, माओवादी और लोकतंत्र समर्थकों के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष भी चला था, जिसके परिणाम स्वरूप 2002 में राजा द्वारा संसद को भंग कर सरकार को गिरा दिया गया। सरकार के भंग होने के पश्चात नेपाल में लोकतंत्र भी समाप्त हो गया था। अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे राजा और संसदीय व्यवस्था का विरोध कौन कर रहे थे, माओवादी कर रहे थे, जिसके कारण क्या था कि सेना और माओवादी गोरिल्ले के माध्यम से हिंसक संघर्ष शुरू हो गया था। अब जब माओवादी जो है इनका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, तो ये हिंसक, मतलब कि यहाँ पे मारपीट, दंगे, ये सब चीजें शुरू हो गई थी नेपाल के अंदर। कुछ समय के लिए राजा की सेना, माओवादी और लोकतांत्रिक के बीच में संघर्ष चला। अब यहाँ पे संघर्ष किसके बीच में चला, राजा की सेना के बीच में चला, क्योंकि वहां पे राजतंत्र था। माओवादियों के बीच में संघर्ष चला और लोकतंत्र का जो समर्थन कर रहे थे, इन तीनों के बीच में नेपाल के अंदर संघर्ष चला था, जिसके परिणाम स्वरूप 2002 में राजा द्वारा संसद को भंग करके सरकार को गिरा दिया गया था। अब इसके बाद क्या था कि 2002 में राजा ने क्या करा था, जो यहाँ की संसद थी उनको जो है भंग कर दिया गया था, और जो सरकार बनी थी उसको जो है समाप्त कर दिया था। और नेपाल में क्या हुआ, फिर से लोकतंत्र 2002 में समाप्त हो गया था। अप्रैल 2006 में नेपाल में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन प्रदर्शन शुरू हुआ। अब 2002 में जो है लोकतांत्रिक सरकार को गिरा दिया था राजा ने, और उसके बाद क्या था, फिर से राजतंत्र लग गया। लेकिन अप्रैल 2006 में क्या हुआ, नेपाल में देशव्यापी लोकतंत्र का जो है समर्थन शुरू कर दिया था, मतलब फिर से जो है लोकतंत्र के लिए प्रदर्शन, मतलब कि फिर से आंदोलन शुरू कर दिया, जिससे बाध्य होकर राजा ज्ञानचंद्र को संसद को बेहाल करना पड़ा। इस आंदोलन का नेतृत्व 7 दलों के गठबंधन, माओवादी तथा समाजवादी कार्यकर्ताओं ने किया था। और जो ये आंदोलन था इसमें कौन था, 7 दल के जो है गठबंधन हुआ था। 7 दलों ने आपस में गठबंधन करके माओवादी ने तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस चीज का जो है आंदोलन किया था। नेपाल में लोकतांत्रिक परिवर्तन, अगला टॉपिक क्या है हमारा, नेपाल में लोकतांत्रिक परिवर्तन। नेपाल ने देश का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन किया। अब नेपाल के अंदर क्या था, नेपाल में जो है संविधान तैयार करने के लिए क्या किया गया था, संविधान सभा का गठन किया गया था। जब तक किसी चीज का संविधान नहीं बन जाता तब तक वो चीजें सही से किसी भी देश में लागू नहीं हो पाती। माओवादियों ने अपने सशस्त्र संघर्ष को रोकने की सहमति जताई, और जो माओवादी थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा हम जो सशस्त्र वो कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं उसको हम नहीं करेंगे, मतलब इसे रोकने की उन्होंने सहमति जता दी थी। वह चाहते थे कि संविधान में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन शामिल किए जाए, जिसमें 7 दलों के गठबंधन का विरोध किया गया था। और जो माओवादी थे इन्होंने अपना जो संघर्ष था उसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, लेकिन वो ये चाहते थे कि संविधान में महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन शामिल किया जाए, मतलब समाज में और जो आर्थिक, जो गरीब पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए क्या किया जाए, उनके लिए कार्यक्रम शामिल किया जाए। और इन्होंने क्या किया था, जो 7 दलों की गठबंधन की गठबंधन बनी थी उसका माओवादियों ने विरोध किया था। वर्ष 2009 में राजशाही को समाप्त करके नेपाल में लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। और इसके बाद क्या था, 2009 के अंदर
क्या हुआ था कि नेपाल में जो है राजशाही को समाप्त कर दिया गया था और नेपाल में क्या हुआ था, लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया गया था। वर्ष 2015 में नेपाल में नया संविधान लागू हुआ और 2015 के अंदर क्या था कि नेपाल में जो है अपना संविधान लागू हो गया था। तो पता चल गया यहाँ पे कि 2009 में राजशाही को मतलब राजतंत्र को खत्म कर दिया गया था और वर्ष 2015 में नया संविधान नेपाल का लागू कर दिया गया था। अगला टॉपिक है हमारा श्रीलंका में जाति संघर्ष और लोकतंत्र। अब यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि कैसे राजतंत्र बना हुआ था, कैसे माओवादियों ने जो है विरोध किया और लास्ट में क्या हुआ कि 2009 में राजशाही समाप्त हो गया और उसके बाद क्या हुआ था 2015 में नया संविधान बन गया था। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि श्रीलंका में जो जाति को और लोकतंत्र को लेकर संघर्ष होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। श्रीलंका में अभी तक हमने नेपाल के बारे में पढ़ा, बांग्लादेश के बारे में पढ़ा, पाकिस्तान के बारे में पढ़ा, इन 3 जगहों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र। अभी तक हमने यही जाना कि किस राज्य में कैसा शासन था, किसी में सेना का था, किसी में राजतंत्र था, किसी में माओवादियों ने करा। इन तीनों जगहों में हमने अच्छे से जान लिया कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें रही हैं। अब हम जानेंगे श्रीलंका के बारे में। हमारा जो आखिरी टॉपिक है आज की इस क्लास का वो है श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र। श्रीलंका में वर्ष 1948 में मिली आज़ादी से लेकर अब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रचलित है। श्रीलंका के अंदर क्या है 1948 से लेकर जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक कैसी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रचलित है। किंतु श्रीलंका को अपने देश के अंदर ही जातीय संघर्ष या गृह युद्ध के रूप में एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। यह चुनौती ना तो सेना की थी और ना ही राजतंत्र की थी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो श्रीलंका के अंदर ये देखा गया कि जब से आज़ादी मिली तब से लोकतांत्रिक व्यवस्था थी वहाँ पे, किंतु अपने देश के अंदर जो जाति को लेकर संघर्ष रहा, यहाँ पे हर जगह था कि राजतंत्र था, सेना शासन लगा था, इनको लेकर संघर्ष हुआ। लेकिन इनके देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था हमेशा से रही जब से देश आज़ाद हुआ। लेकिन इनके देश के अंदर, श्रीलंका के अंदर क्या था, इनके देश के अंदर ये था कि जाति को लेकर संघर्ष था, जाति को लेकर संघर्ष था या गृह युद्ध के रूप में एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। यह चुनौती ना तो सेना की थी और ना राजतंत्र की थी। यहाँ पे ना तो सेना की कोई चुनौती थी ना राजतंत्र की चुनौती थी, यहाँ चुनौती थी जाति की चुनौती थी श्रीलंका के अंदर। अब जब सब कुछ ठीक था, इसके अंदर लोकतंत्र की सरकार थी, सब कुछ ठीक था, तो यहाँ जाति को लेकर ही संघर्ष शुरू हो गया। श्रीलंका में यह संघर्ष श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाए जाने की मांग के साथ आरंभ हुआ था। अब श्रीलंका के अंदर जो जाति को लेकर संघर्ष हुआ था ये इसलिए हुआ था कि एक अलग राष्ट्र बनाया जाए, एक अलग राष्ट्र बनाया जाए को लेकर यह संघर्ष शुरू हुआ था। स्वतंत्रता के बाद श्रीलंका को पहले ही सिलोन के नाम से जाना जाता है। अब इस जो आज़ादी मिली थी उसके बाद से ही श्रीलंका को किसको सिलोन के नाम से जाना जाता है। पूर्व में सिलोन नाम से प्रचलित की राजनीति पर बहुसंख्यक सिंगली समुदाय का वर्चस्व रहा है। यह समुदाय भारत की एक बड़ी तमिल आबादी का श्रीलंका में निवास किए जाने का विरोध करता है तथा तमिलों को यह निवास श्रीलंका की आज़ादी के बाद भी रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि श्रीलंका को पहले से सिलोन नाम से जाना जाता है। पूर्व सिलोन के नाम से प्रचलित राजनीतिक बहुसंख्यक समुदाय का वर्चस्व रहा है। अब जो सिलोन के अंदर क्या था कि सिंगली समुदाय जो थे, सिंगली नाम के जो समुदाय थे उनका वर्चस्व रहा है, मतलब कि उन्हीं का अधिकार रहा है। यह समुदाय भारत की एक बड़ी तमिल आबादी का श्रीलंका में निवास किए जाने का विरोध करता है। अब जो सिलोन के अंदर जो ये सिंगली समुदाय रहता है इसमें क्या है, ये भारत की एक बड़ी तमिल आबादी का श्रीलंका में निवास करने का ये विरोध कर रहा है तथा तमिल का यह निवास श्रीलंका की आबादी के बाद भी रहा है। जब श्रीलंका की आज़ादी हो गई थी उसके बाद भी ये जो तमिल लोग थे इनका जो है निवास स्थल वहाँ पे रहा है सिलोन के अंदर।
सिंघली राष्ट्रवादियों के अनुसार श्रीलंका केवल सिंघली लोगों के लिए है। अब जो सिंघली लोग थे, जो सिलोन के अंदर जो सिंघली लोग थे, ये सिलोन के अंदर रहते थे। सिलोन के अंदर जो ये सिंघली लोग रहते थे, इनका मानना था कि जो सिंघली है, जो श्रीलंका है, वो किसका है? वो सिंघली लोगों का है। ये जो सिंघली लोग थे ये ऐसा मानते थे कि श्रीलंका हमारा है, सिंघलियों का है। इनके अनुसार तमिल को कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए। और ये लोग ऐसा मानते थे, सिंघली लोग, कि जो तमिल लोग हैं इनको किसी भी तरीके की कोई छूट नहीं देनी चाहिए। तमिल के प्रति इस उपेक्षा पूर्ण व्यवहार के कारण तमिल राष्ट्रवादियों की आवाज़ मजबूत हुई। और तमिल लोगों के इस उपेक्षा पूर्ण जो उनके साथ व्यवहार ये सिंघली लोग कर रहे थे, इसी की वजह से तमिल लोगों की जो आवाज़ थी वो और ज़्यादा मजबूत हो गई। क्योंकि ये जो सिलोन में सिंघली लोग रहते थे, ये कहते थे सिर्फ हमारा वर्चस्व है, सिर्फ हमारा अधिकार है और इस पर तमिल लोगों का कोई अधिकार नहीं है। और इसी वजह से क्या हुआ, तमिल के अंदर तमिल लोगों की आवाज़ जो है और ज़्यादा मजबूत हुई। वर्ष 1983 के पश्चात उग्र तमिल संगठन लिट्टे और श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष आरंभ हुआ। और इसके बाद क्या हुआ था, जो ये इस तरीके का व्यवहार तमिल लोगों के साथ कर रहे थे, इसके बाद क्या हुआ था, 1983 में क्या हुआ था, उग्र तमिल संगठन, जो लिट्टे का जो संगठन था उग्र का, और श्रीलंकाई सेना ने क्या कहा था, संघर्ष प्रारंभ कर दिया था कि हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। इस संगठन ने तमिल लोगों को तमिल इलाम या एक अलग राष्ट्र की मांग की थी। और इन लोगों ने जो ये संघर्ष किया था, सशस्त्र संघर्ष जो किया था, इन लोगों ने क्या करा था कि जो तमिल लोग हैं इनके लिए एक अलग राष्ट्र बनाया जाए। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण था। और जो लिट्टे था, जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था, ये संघर्ष शुरू करा था, उनका कहाँ था, उत्तर पूर्व के हिस्से में उनका जो है वो नियंत्रण था। श्रीलंका की समस्या तमिल लोगों से जुड़ी हुई थी। और जो श्रीलंका की जो समस्या थी वो किससे जुड़ी थी, वो तमिल लोगों से जुड़ी थी। यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी की तरह बता देती हूँ कि तमिल के अंदर जो है वो सिलोन में सिंघली लोग रहते थे। और सिंघली लोगों का मानना था कि सिर्फ उनका अधिकार है, उनका नियंत्रण है, और जो श्रीलंकाई लोग हैं उनका कोई भी अधिकार, कोई भी नियंत्रण नहीं है। मतलब वो तमिल लोगों को दबाने का प्रयास कर रहे थे। अब जो यहाँ पे लिट्टे थे, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने तमिल लोगों के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई थी। मतलब तमिल लोगों के समर्थन में आवाज़ उठाई थी सिंघली लोगों के खिलाफ में। ठीक है, श्रीलंका की समस्या भारतीय तमिल लोगों से जुड़ी हुई थी। और जो श्रीलंका की जो समस्या थी वो तमिल लोगों से जुड़ी हुई थी। क्यों? क्योंकि जो सिंघली लोग थे वो उनके ऊपर क्या करते थे, उनके ऊपर अपना दबाव बनाते थे और सोचते थे कि इनका कोई भी अधिकार नहीं है। जिसके कारण 1987 में श्रीलंका के तमिल मुद्दों पर हुई सभाओं में भारतीय सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। और 1987 में श्रीलंका में जो तमिल लोगों के लिए जो है सभा हुई थी, उसमें क्या था, जो भारत की सरकार थी उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में भाग लिया था। श्रीलंकाई सरकार और तमिल लोगों के बीच संबंध समान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने श्रीलंकाई सरकार से एक समझौते के अंतर्गत भारतीय सेनाएं भेजी तथा अंत में भारतीय सेना ने लिट्टे के साथ संघर्ष किया। अब जो लिट्टे थे उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था। और जब सभा बनाई गई तमिल लोगों के लिए कि तमिल लोगों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है, सभा बनाई गई, तो भारत की जो सरकार थी उसने उसमें प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लिया था। फिर क्या हुआ था कि जो श्रीलंका सरकार और तमिल लोगों के बीच में संबंध को सामान्य करने के लिए भारत सरकार ने क्या करा था, श्रीलंका सरकार से एक समझौते के अंतर्गत भारतीय सेना भेजी थी तथा अंत में लिट्टे के साथ संघर्ष से भारतीय सेना को उलझना पड़ रहा था। अब जो श्रीलंका के साथ जो है श्रीलंका और सरकार के बीच में जो है संघर्ष काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। इसकी वजह लिट्टे थी, क्योंकि लिट्टे ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले रखा था। तो इसी वजह से भारत के साथ एक समझौता हुआ था और भारत ने जो है अपनी सेना जो है वो वहाँ भेज दी थी, श्रीलंका भेज दी थी। और लिट्टे के साथ क्या हुआ था, एक संघर्ष हुई थी, एक उलझ जो है वो उसके साथ शुरू हो गई थी भारतीय सेना उस लिट्टे के बीच में। श्रीलंका में भारतीय जनता की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता पसंद नहीं कर सकी और श्रीलंका अतिरिक्त मामलों में हस्तक्षेप समझ रही थी। 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना का लक्ष्य प्राप्त
किए बिना वापस बुला लिया था। अब यहाँ पे क्या था कि जो श्रीलंका में भारतीय जनता की जो उपस्थिति हो गई थी, जो सेना यहाँ से लड़ने के लिए गए थे, उसे श्रीलंका की जनता जो है पसंद नहीं कर रही थी। मतलब श्रीलंका की जनता ये सोच रही थी कि हमारे मामले में भारत की जो है सेना क्यों पड़ रही थी। तो क्या था कि श्रीलंका जो है भारत की जनता को पसंद नहीं कर रही थी और उसे श्रीलंका के अतिरिक्त मामलों में हस्तक्षेप समझ आ रही थी। और उसे क्या था कि जो श्रीलंका के अतिरिक्त मामले में जो भारत जो है हस्तक्षेप कर रही थी, वो वहाँ की जनता जो है वो समझ रही थी कि वो उन्हीं के देश का अपना मामला था, दो जातियों के बीच में अपना मामला था। इसी वजह से क्या था, जब भारत की सेना वहाँ लड़ने गई श्रीलंका में एक समझौते के द्वारा, तो इसी वजह से वहाँ की जो सेना थी वो इस संघर्ष को समझ नहीं पा रही थी कि भारत की जो सेना है वो श्रीलंका में आके क्यों लड़ रही है। वर्ष 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना का लक्ष्य प्राप्त किए बिना वापस बुला लिया। और जब वहाँ की जो जनता थी वो पसंद नहीं कर रही थी भारत की सेना को, तो भारत ने क्या करा, जो अपनी सेना को भेजा था बिना शांति का संघर्ष किए बिना, उसको वापस बुला लिया। इस संबंध में श्रीलंका का हिंसक चरित्र उजागर हुआ। और इस संबंध में क्या हुआ, जो श्रीलंका का जो हिंसक, जो वो लड़ाई झगड़ा मारपीट जो कर रही थी, उसका एक चरित्र उजागर हुआ कि किस तरीके की श्रीलंकाई जनता हैगी। नॉर्वे और आइसलैंड जैसे देश इस संघर्ष में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे ताकि युद्ध समाप्त हो जाए। और जो ये दोनों देश थे, आयरलैंड और नॉर्वे, ये दोनों देश क्या हुआ थे, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे। और वो ये दोनों देश ये चाहते थे कि ये जो श्रीलंका के अंदर जातीय युद्ध चल रहा है ये समाप्त हो जाए। वर्ष 2009 में लिट्टे को समाप्त कर दिया गया और तथा ये संघर्ष समाप्त हो गया। और 2009 में क्या हुआ, जो लिट्टे थे उसी को मार दिया गया। और लास्ट में क्या हुआ, जो श्रीलंका में जाति को लेकर युद्ध हो रहा था वो युद्ध समाप्त हो गया। श्रीलंका ने अपने अतिरिक्त समस्याओं के पश्चात भी आर्थिक वृद्धि और उच्च स्तरीय विकास को प्राप्त किया। और इसके बाद क्या था कि जो श्रीलंका ने अपनी अतिरिक्त समस्या, जो उसके अंदर की समस्याएं थी, उस समस्याओं के पश्चात भी आर्थिक वृद्धि, मतलब अपनी आर्थिक वृद्धि करी और उच्च स्तरीय विकास को जो है प्राप्त किया था। मतलब जाति को लेकर जो संघर्ष चल रहा था, इस संघर्ष को भी छोड़कर उन्होंने क्या करा था, उन्होंने अपनी आर्थिक वृद्धि करी, मतलब अपने आप को आर्थिक रूप से सही करा, उच्च स्तरीय अपने जो है अपना विकास किया था। विकासशील देश में जनसंख्या की वृद्धि दर को सफलतापूर्वक नियंत्रण करने में श्रीलंका का प्रथम स्थान है। अब विकासशील देश में जनसंख्या की वृद्धि दर को, जो वहाँ की जो जनसंख्या की जो वृद्धि दर है, उसको सफलतापूर्वक इन्होंने नियंत्रण करके श्रीलंका का नियंत्रण किया। और इसी वजह से क्या है कि श्रीलंका का जो है पहला स्थान है। दक्षिण एशिया के देशों में श्रीलंका सर्वप्रथम देश है। और दक्षिण एशिया के देशों के अंदर जो सबसे नंबर 1 पे जो देश चल रहा है वो कौन सा देश है, श्रीलंका का देश सबसे नंबर 1 पे है, जिसने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करा। इसके अतिरिक्त श्रीलंका का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद इन देशों से ठीक है। और इसके बाद इन सब जातीय परिस्थितियों के बाद भी उसने अपनी आर्थिक स्थिति श्रीलंका ने अच्छी रखी थी और उच्च स्तरीय अपने देश का जो है विकास किया था। दक्षिण एशिया के देश के अंदर जो है श्रीलंका का पहला स्थान है। और श्रीलंका ने जो है सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है, सभी देशों के हिसाब से सबसे अच्छा जीडीपी जो है वो श्रीलंका का है। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।